Hello all. So this is going to be a lecture series on the polity for the UPSC syllabus है ना CAC through the बेयर एक्ट्स। तो बेयर एक्ट पढ़ना आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट हो गया है ना। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आज के जब हम लोग रिसेंट एविडेंसेस देखेंगे, कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे, उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन दीज और दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड और नॉट मेंशन्ड, है ना। तो आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रॉड आइडिया नहीं है, क्या एक्चुअली में लिखा हुआ है वो अगर आपको आइडिया नहीं है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेबस हमने डाल रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या प्रीलिम्स में और मेंस में सिलेबस है ना। मैं इसको एक बाय एक, वन बाय वन रीड नहीं करूंगा, आप लोग अपने से तसल्ली के साथ बाद में देख लीजिएगा। वेटेज की भी जब बात की जाए, तो वेटेज ऑफ पॉलिटी जो है वो प्रीलिम्स और मेंस में वो अच्छा खासा माना जाता है। जैसे कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और अगर 15-16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 या 34 क्वेश्चन जो है वो हमको सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन से मिलने वाला है, जो कि हम लोग इस लेक्चर सीरीज में इंश्योर करेंगे कि मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम तो सर्टेनिटी के साथ नहीं बोला सकता है बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज यूपीएससी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आप उसको टैकल कर पाए आसानी से। और सेम गोज फॉर द मेंस। जो अपना जीएस पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 टोटल 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स। आउट ऑफ दैट ये देखा गया है कि इन जनरल 125 मार्क्स जो है वो पॉलिटी सेक्शन का होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बताता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लेक्चर सीरीज का पर्पस क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो रिसेंट टाइम में डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जो कि अभी हम लोग देखेंगे आगे एग्जांपल के थ्रू भी, कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ कुछ, जो कि एक र्यूमर होता है मार्केट में कि आर्टिकल यूपीएससी नहीं पूछती, बिल्कुल पूछती है और बहुत अच्छे से पूछती है ना। तो कुछ ब्रॉड आर्टिकल्स खास करके जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हों, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हों, है ना। एफआर हो गया, डीपीएसपी हो गया, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, इन सब से रिलेटेड, फिर मनी बिल, फाइनेंस बिल, है ना। तो ये सब हम लोग इंपॉर्टेंट है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। एंड आई विल इंश्योर कि आपको इसी लेक्चर के थ्रू इन सब चीज़ों को पूरे दिमाग में बैठा दिया जाए, ठीक है। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है फॉर द प्रिलिमिनरी एंड द मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको बहुत तसल्ली के साथ ये सारे लेक्चर को सुनने हैं और इक्वली अपने लेवल पे जो टास्क दिया जाएगा और जो काम किया जाएगा उसको अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी भी करना है। तो दूसरी बात कि ये लॉ क्लास नहीं है, अब कोई आके मुझे लीगल डिबेट में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश ना करे। आई विल इंश्योर कि मैं उन चीज़ों को इंटरटेन ना करूंगा। उसके बाद वेरी मच स्टिक टू द यूपीएससी सिलेबस, है ना, कि फलाना जगह पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, डजेंट मैटर टू मी। ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और यूपीएससी सिलेबस से मिलता जुलता जितनी भी डिस्कशन होगी, दैट विल बी हाईली वेलकम्ड ओवर हियर। फिर वर्ड टू वर्ड रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट इज नॉट रिकमेंडेड। तो हम लोग एक स्मार्ट लिंकेज देखेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को या बेयर एक्ट को और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या इंटरप्रिटेशन है, उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना, कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो इस लिंकेज को समझना इंपॉर्टेंट है। और इंश्योर करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पीवाईक्यू हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अपने लेक्चर सीरीज के थ्रू। तो सबसे पहले आते हैं कि हम लोग कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि क्यों हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जरूरी है। इसी साल ये 2024 का क्वेश्चन है ना। इसमें सीधा पूछा गया आर्टिकल 109 के बारे में। अब जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं मनी बिल 108 पढ़ते हैं, है ना। तो 109 तो कोई बहुत डिटेल में पढ़ता नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी से संकेत देना चाह रहा है, हिंट देना चाह रहा है कि जो मनी बिल का सेक्शन है, जो फाइनेंस बिल का सेक्शन है, जैसे कि मैंने ऊपर में भी बोला, इन सब से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए, इस साल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनके आर्टिकल के थ्रू व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन ये भी 2024 का ही है, इसमें पूछे गए सारे पार्ट्स। तो हमको पार्ट्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हम लोग को पता है कि टोटल 22 पार्ट्स हैं, है ना। अमेंडमेंट के बाद 3 और ऐड भी किए गए हैं, तो कहीं कहीं आपको 25 भी लिखेगा, डजेंट मैटर, है ना। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन शेड्यूल पे भी आ सकते हैं, है ना, कि शेड्यूल्स कितने हैं अपने टोटल कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो इनिशियली 8 था, अभी एट प्रेजेंट 12 है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा आया था, ये सब हमें याद रखने की जरूरत है।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये इस क्वेश्चन में भी देखिए पहला स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला स्टेटमेंट ये देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स। तो इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड से ज़्यादा डायरेक्टली जो बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उससे पूछने की कोशिश कर रहा है। सेम गोज टू ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट ईयर ही पूछा गया था, आर्टिकल 16(4) जो कि आपका जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन एम्प्लॉयमेंट में, है ना, तो उससे रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 335 जो कि बहुत रेयरली लोग पढ़ते हैं लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट से यूपीएससी ने बताया कि भैया जो रिजर्वेशन हम लोग देते हैं, है ना, रिजर्वेशन टू दी एस सी एस टी should not hampers the administrative efficiency of the system, administrative efficiency of the system। उसी तरह अगर हम लोग और भी देखें तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हो चुका है कि विच आर्टिकल जो है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड है। तो ये हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 21 है ना। तो आर्टिकल 21 एक बहुत ही डायनेमिक आर्टिकल माना जाता है क्योंकि विथ टाइम इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी इस चीज़ से आते हैं, है ना। फिर कुछ ह्यूमैनिटेरियन एंगल इस चीज़ से आते हैं, जैसे राइट टू स्लीप और राइट टू पीसफुल, ये वो राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। तो ये सब आपको मिलता है। तो आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है और राइट टू प्राइवेसी भी हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट बताया गया था कब, 2018 में, जब के पुट्टुस्वामी केस जजमेंट हुआ था। के पुट्टुस्वामी जजमेंट। उसके बाद इसमें भी देखिएगा आप लिखा है सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना। अभी मैं डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इंक्लूड करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको ये इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट आर्टिकल्स पे फोकस कर रहा है। उसके बाद एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई करता है मिनिस्टर्स इनटू द 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट इंचार्ज, ये सब तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी लिख रहा है सेकंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट अपॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रीलिम्स की बात। अब मेंस में भी अगर आप देखिएगा तो ये मेंस के 2023 में ही पूछा गया कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ द जेंडर जस्टिस विथ हेल्प ऑफ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द केस लॉज। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है कि आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जेंडर जस्टिस पे बात करता है ना। तो जैसे कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं, वो हो गया आर्टिकल 14 का। फिर आर्टिकल 15 जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स भी एक आता है। तो इन चीज़ों को उसमें कैटर करना था और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे विद टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस या जुडिशियरी के बारे में जुडिशियल रिव्यू जो होता है, जैसे आर्टिकल 13 हुआ, आर्टिकल 226 हुआ, इन सब चीज़ों को एज अ पार्ट ऑफ दिस आंसर मेंशन करना जरूरी था। और ये सब चीज़ का हम लोग को आइडिया अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग लिखते हैं तो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर के पास। ठीक है, उसके बाद आगे भी देखते हैं, अगर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ सॉरी, तो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है, जैसे प्रिलिमिनरी में मेंस वाले में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद द कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म, है ना। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इलस्ट्रेट विद a स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग वर्जन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, है ना। अब ये एक इनॉर्मस डायनेमिज्म है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 21 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो अब इस डायनेमिज्म के बारे में बात करना है कि क्या क्या चीज़ों को वो केटर कर रहा है ना। तो अगर हमको बेयर एक्ट का आइडिया होगा तो हम लोग उसका रिलेवेंस देके बहुत अच्छा आंसर इसका प्रेजेंट कर सकते हैं और सपोर्टेड बाय सम केस लॉज। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। फिर अगर आगे देखा जाए तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द एक्युमुलेटिव स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। तो 101 पहली बात तो हम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि इसमें बताया नहीं कि 100 आर्टिकल 101 क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बेसिकली रिलेटेड टू है जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, जो कि आया था 101st अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये इसके बारे में बोल रहा है कि क्या ये एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है ना। तो उस चीज को इसमें डिस्कस किया गया है। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, जैसा राइट टू मूव एंड रेजिडेंस throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute। तो बेसिकली जो आर्टिकल 19 है इसमें कुछ फ्रीडम्स की बात की गई है ना, राइट टू फ्रीडम ही बोला जाता है इसको, राइट टू
फ्रीडम। तो इस फ्रीडम के अंदर जब हम लोग अंदर जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड मूवमेंट है ना, रेजिडेंस एंड मूवमेंट वाला भी पार्ट आता है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ये जो रेजिडेंस और मूवमेंट का जो आर्टिकल है इसके क्या क्या जो है वो एक्सेप्शंस है ना। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो भी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में मेंशन्ड है, तो उसी के बारे में इसमें डिस्कशन पूछ रहा है कि क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब आगे भी देखा जाए तो डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग को पता है कि जैसे एनसीबीसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है ना। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है तो आर्टिकल 338 बी में इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसके प्रोविजंस के रिलेटेड है ना, क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं उसमें, उसके बारे में बात करना है। अगेन अगर हमको आइडिया रहेगा कि क्या एक्चुअली में मेंशन्ड है तो हम लोग इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर एस्टेब्लिश। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसीजर है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसके बारे में इसमें बात किया गया है। उसके बाद फिर जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर एज इनवाइसेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस जस्टिफाई द फीलिंग ऑफ द लार्ज पीआईएल। तो इसमें पीआईएल के बारे में और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में मेंशन है। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, जुडिशियल लेजिस्लेशन जो करते हैं जिसको जुडिशियल रिव्यू का भी नाम दिया जाता है, या कभी कभी इसको बोलते हैं जुडिशियल इंटरफेरेंस भी बोलते हैं ना, जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल इंटरफेरेंस। तो इन चीज़ों के बारे में बता रहा है कि क्या एक डिफाइनिंग लाइन होता है कि आप जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं या जुडिशियल ओवर रीच कर रहे हैं, है ना। तो क्या वो सेपरेशन ऑफ पावर को जो है उसके एंटी जाता है क्या, ठीक है। अब पीआईएल के रेस्पेक्ट में उसको बात करना था। तो अब ये सब पीवाईक्यू को देखने के बाद हम लोग को क्या लर्निंग मिलती है फ्रॉम दीज पीवाईक्यूज। तो सबसे पहला लर्निंग ये मिलता है कि हम लोगों को कुछ कुछ है ना जो आर्टिकल्स हैं उसको याद रखने हैं। आर्टिकल्स को याद रखेंगे तो वो हेल्प करेगा हम लोग को आंसर्स को कोट करने में, आंसर्स कोट करने में। दूसरी बात है क्वेश्चन को समझने में, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था है ना, कई बार आर्टिकल का सिर्फ नाम दे देता है, नंबर दे देता है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि उसमें क्या मेंशन है। दूसरा कि वेयर एक्ट को पढ़ना है लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है ना, उसका इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ना है। वर्ड टू वर्ड नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड है ना। इंटरप्रिटेशन जो कि मैं आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को रिलेट करने के लिए यूपीएससी के सिलेबस से, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू कैसे हुआ, कब हुआ, और ये डिमांड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अराइजिंग क्यों होता है और कब से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्कशन विद द स्टोरी ऑफ द जेनेसिस ऑफ द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूरोपियन रेनेसा आता है ना। यूरोप में क्या होता है, एक इनलाइटनमेंट देखा जाता है ना, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। उसके बाद जो अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अपने अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स को, ट्रेडिंग कंपनीज को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब पे भेजना चालू करती है। पोर्टुगीज और स्पेन जो होता है वो इसमें बहुत ही डोमिनेट रहता है इनिशियली, है ना। तो एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास के थ्रू इन लोगों ने अपना बंटवारा कर लिया था कि भैया स्पेन आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे और जो पोर्टुगीज आएगा वो ईस्टर्न साइड में आएगा, ठीक है। तो इसी के थ्रू सबसे पहला जो इंडिया में जो लैंड करता है वो पोर्टुगीज होता है ना, द फर्स्ट वन टू अराइव। कब होता है, 1498 में। 1498 में वास्को डगामा नाम का आदमी एक आता है, वास्को डगामा, ठीक है। अब ये आता है, उसके बाद ट्रेडिंग परमिट लेता है, उसके बाद चीज़ें इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद फिर डच कंपनी आती है, फिर इंग्लिश कंपनी आती है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है क्योंकि ये हमारे इंपीरियल मास्टर बना था। फिर डेन्स आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, द फ्रेंच वर द लास्ट टू कम, है ना। और खास बात ये है द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो जब हम लोग शुरुआत में देखते हैं 1600 ऑनवर्ड हमारे पास देखने को मिलता है कि बहुत सारे कंपनीज जो है यूरोपियन कंपनीज वो आ चुकी थी इंडिया में। अब इन दोनों में अपने आप में आपस में जो है वो राइवलरी स्टार्ट हो जाता है ना, राइवलरी स्टार्ट हो जाता है। तो कभी यूरोपियन या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी लड़ाई कभी पोर्टुगीज से हुआ करती थी, कभी डच से हुआ करती थी, कभी फ्रेंच से हुआ करती थी। लेकिन एक एक करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे कंपनीज को दरकिनार कर दिया एंड अटेंड द सुप्रीम पोजीशन ओवर इंडियन ट्रेड मोनोपोली।
है ना। अब उसके लिए हम लोग जब देखते हैं कि एक लैंडमार्क जो डेट होता है या इवेंट होता है वो होता है 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली नवाब ऑफ बंगाल के साथ लड़ता है और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा जाता है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, और इसमें जो इंग्लिश होती है उसको जीत हासिल होती है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जिसके बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवाती है। तो इसमें जो इंग्लिश के अगेंस्ट जो तीन पार्टी थी, एक थे मुगल्स, है ना, दूसरा था आपका अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, और एक था नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इन तीनों को हराया गया और इन तीनों से ट्रीटी साइन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब इन चीजों को देखने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह पता चल चुका था कि द इंडियंस आर वीक फ्रॉम द कोर, राइट। तो अब इस चीज का फायदा उठाते हुए वो लोग जो है अपना जो एक्सपेंशन होता है, अपना जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसको बढ़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन सीइंग सम ऑफ दीज थिंग्स की जो गड़बड़ यहाँ के ऑफिशियल्स जो कर रहे थे, करप्शन वगैरह, तो जो ब्रिटेन की कंपनी थी, वहाँ की ब्रिटेन की सरकार उसको रेगुलेट करना चाहती थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है वो पहला स्टेप टुवर्ड्स कॉलोनाइजेशन होता है, यह फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन होता है, जिसमें जो बंगाल होता है वो उसके सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है, किसको, मद्रास को और बॉम्बे को, दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है इसके। फिर 1857 का रिवोल्ट होता है ना। और उससे पहले ये चीज है कि 1773 में सबसे पहला स्टेप होता है और 1833 में कंप्लीट कॉलोनाइजेशन होता है, क्योंकि कंप्लीट मोनोपोली रिटेन कर लिया जाता है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फिर रिवोल्ट होता है 1857 का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधीयन फेज में हम लोग डिमांड करना चालू करते हैं पूर्ण स्वराज, है ना। उसके बाद एम एन रॉय साहब जो थे ये पहले इंसान बनते हैं तो जिन्होंने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार दिया था। अब बहुत सारे प्रपोजल आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे कि वेबल प्लान, राजगोपालचारी फॉर्मूला एक्सेट्रा। फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो तो एक्सेप्ट होता है और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो आगे लेके जाता है। अब इसका एक ब्रीफ आइडिया ले लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होता है, कैसे होता है या कब तक पहुंचे हम लोग। तो 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार आईएनसी ने डिमांड रखा था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उसके बाद 1940 में फर्स्ट टाइम इन प्रिंसिपल द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर एक लैंडमार्क इवेंट हुआ क्योंकि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का इसमें डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो एक प्रपोजल आता है उसमें इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जाती है, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। और 1946 फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है ना। हेंस द इलेक्शन वर हेल्ड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 टू एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में एक ब्रीफ आइडिया क्या होता है। तो 9 दिसंबर जो है 1946 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें सबसे पहली मीटिंग होती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है एज द प्रेसिडेंट, है ना। 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट होता है। चेयरमैन कौन थे हम लोग जानते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब थे। फिर 4 नवंबर 1947 में क्या होता है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट किया जाता है। और फाइनली जो ड्राफ्टिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो लोग उसको साइन करते हैं और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन के तैयार हो चुका होता है। तो एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि विच डे इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मुझे आप बताइए, इस फ्रेमवर्क को भी पढ़ने के बाद बताइए। बोलेंगे सर ये कैसा सवाल हुआ, इतना आसान सवाल। इतना आसान सवाल ही है, बिल्कुल है आसान सवाल, लेकिन यूपीएससी ने ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा लास्ट ईयर। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग द सिटीजन्स। और दूसरा है ऑन द 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अंडर द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है कि 26 नवंबर को ही मनाया जाता है 1949 का डेट के हिसाब से, है ना।
और नवंबर 1949 में हुआ क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप द ड्राफ्टिंग कमेटी, नो नॉट सेटअप, इन्होंने एक्चुअली में सबमिट कर दिया था, है ना, फाइनली, तो सबमिट कर दिया था फाइनली, कंप्लीशन हो गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग एक ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं कि अपकमिंग लेक्चर्स किस तरह से होंगे। तो हमारे जो लेक्चर्स आएंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स से, है ना। तो पहले पार्ट 1 आएगा, फॉलोड बाय पार्ट 2 आएगा, है ना। तो ये पार्ट 1 में जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि यूनियन एंड टेरिटरी है ना, यूनियन एंड टेरिटरी, स्टेट्स एंड यूनियन एंड टेरिटरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 जब आता है तो इसमें हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो सिटीजनशिप के बारे में आएगा। वैसे ही पार्ट 3 आएगा जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। तो ये लेक्चर पार्ट वाइज आता जाएगा। लेक्चर में हम लोग पीवाईक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे, है ना, और हम लोग मेंस के भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका मॉडल आंसर किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्या हो सकता है मॉडल आंसर में। और आपको अगर जो भी डाउट होगा तो आप लोग उस डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं, या मुझे ईमेल आईडी भी करके इससे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ईमेल आईडी और ये सारे डिटेल्स जो हैं वो लेक्चर के एंड में हम आपको दे देंगे। क्वालिटी डाउट्स, you can email at this given email id, the telegram is given over here, you can message the doubts related to the subject, and for in general updates about the ISNAMA you can contact at the given YouTube channel, that is ISNAMA, or by scanning the QR code you will get the details and updates regarding the same. Thank you and have a good day.